नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमोघ अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसको हम याद करेंगे निमोनिक कोड के माध्यम से। ये हमारे कोड हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं और अच्छे से जानना है तो मैं अपने पहले वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए इसको। भाग 4 हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक में है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य को आदेश दिया गया है कि जब भी आप पॉलिसी बनाओगे तो आप इन तत्वों को फॉलो करना अपनी पॉलिसी में, ताकि लोगों का भला हो सके। जन कल्याण के लिए ये नियम बनाए हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा थी, वो दोनों सेम है। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था कि राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल, सरकार और सरकारी प्राधिकरण सब शामिल हैं। यानी कानून बनाने वाले भी इसके अंदर हैं, कानून चलाने वाले भी इसके अंदर हैं। तो ये क्या बहुत पावरफुल सिस्टम है। तो इसको हमने डॉन से याद रखा था। तो डॉन कोई व्यक्ति कब बनता है? जब वो बहुत सी चीजों से गुजरता है और वो मचा हुआ खिलाड़ी होता है। तो डॉन बनने से पहले राज्य क्या था? एक मचा हुआ खिलाड़ी था, तभी तो आगे चल के डॉन बन पाया। तो राज्य ही डॉन है और राज्य ही मचा हुआ खिलाड़ी है। तो इसका कोड हो गया मचा हुआ खिलाड़ी। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। मतलब ये डीपीएसपी वाला जो भाग है, इसमें जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनको लागू करना है। लेकिन ये जो भी बातें की गई हैं इसमें, उनको न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं। तो फिर कैसे लागू होंगे? ये बहुत आवश्यक तत्व हैं। इसलिए राज्य को आदेश दिया गया है कि तुम मेक श्योर करना कि जब भी तुम अपनी पॉलिसी बनाओगे तो इसमें जो भी तत्व दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनको लागू करना, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो हम इसको याद रखेंगे। अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने की जब भी बात आएगी तो मेक श्योर करेगा राज्य। राज्य मेक श्योर करेगा कि इन तत्वों को अच्छे से लागू करे वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य, तुम जब भी अपनी पॉलिसी बनाओ तो ऐसी व्यवस्थाएं करना कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले और सभी लोगों को आगे बढ़ने के, अपनी प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त हों। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों का कल्याण होगा। सबको अवसर मिल रहे हैं, न्याय मिल रहा है, तो लोग बहुत खुश होंगे। जब भी उनके कल्याण की बात होगी तो लोग खुश होकर मेवा बांटेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ही कल्याण की बात है। ऑब्वियसली खुश होके कुछ ना कुछ करेंगे तो वो मेवा बांटने लगते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे मेवा से। राज्य जब भी लोक कल्याण या जन कल्याण की बात करेगा तो लोग खुश होकर मेवा बांटने लगते हैं। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। मतलब इस आर्टिकल में कुछ बातें जो बताई गई हैं उनको राज्य को फॉलो करना है। देखो, कोई भी चीज कोई क्यों फॉलो करता है? ताकि उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। तो राज्य का लक्ष्य क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व किस लक्ष्य को ध्यान में रख के बनाए गए हैं? तो वो है लोगों का कल्याण, सुशासन। तो इसलिए इसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि राज्य अगर इन पर चलेगा तो राज्य जन कल्याण और सुशासन स्थापित कर सकता है। तो इसलिए इसमें देखो किस तरह की बातें हैं। इसमें एक तो स्वास्थ्य की बात है, समान कार्य और समान वेतन, बालकों की देखरेख, गर्मामय वातावरण, सबको स्वतंत्र और स्वस्थ विकास के अवसर, शोषण नहीं होना चाहिए किसी का। इसमें इस तरह की बातें हैं। अगर इनको राज्य फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली सुशासन की तरफ पहुंच ही जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? ये गाइडिंग मैप की तरह है। ये जो प्रिंसिपल है वो मैप की तरह है। अगर इनको फॉलो करेगा तो राज्य सुशासन पर पहुंच जाएगा। तो आर्टिकल 39 में जब भी जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इनकी बात आएगी, कुछ फॉलो करने लायक तत्वों की बात आएगी, तो हम इसको याद रखेंगे मैप से। क्योंकि ये मैप की तरह हैं, ये राज्य को दिशा दे रहे हैं। मैप क्या करता है? मैप दिशा देता है ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। तो इसमें जो तत्व दिए गए हैं वो एक तरह से मैप की तरह हैं। राज्य इनको फॉलो करेगा तो अपने लक्ष्य पर
पहुंच जाएगा। तो हम अनुसरणीय नीति तत्व को मैप से याद रखेंगे। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। गांव में जब भी पंचायत की बात आएगी तो हम याद रखेंगे कि गांव में जो पंचायत होती है उसमें इतना आनंद आता है लोगों को, इतना रस आता है, क्योंकि वहां की बातें इतनी शानदार होती हैं कि लोग घंटों बैठ के पंचायत करते हैं और रस लेने के लिए कभी कभी पंचायत करते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो जब बात करते हैं तो वो किसी उद्देश्य के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस उनको जो पंचायत है उसी में इतना रस आता है कि वही काफ़ी है। तो गांव पंचायत की जब भी बात आएगी तो हम इसको रस से याद रखेंगे। लोगों को बहुत रस आता है गांव की पंचायत में। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब राज्य अपने लोगों के लिए काम की, लोक सहायता की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा अगर उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है और जरूरत है तो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी राज्य ऐसी योजनाएं चलाता है तो वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से चलाता है, तो इसलिए रेट कम रहता है यहाँ पे। जैसे राज्य के पास आप काम लेने जाओ, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, वहां पे रेट कम रहता है, राज्य आपको बहुत कम पैसे दे पाता है। ऐसे ही वृद्धावस्था में पेंशन की योजना है, ये लोक सहायता के अंतर्गत आ गई, तो वहां भी रेट कम रहता है क्योंकि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से चीजें करता है। इसलिए राज्य अपने लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता की व्यवस्था तो करता है, लेकिन रेट कम रहता है। आप राज्य की कोई सर्विस लो या फिर राज्य को कोई सर्विस दो तो रेट कम रहता है। इसलिए काम, शिक्षा और लोक सहायता की जब भी बात आएगी राज्य द्वारा तो हम इसको याद रखेंगे रेट कम से। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब कि लोगों के लिए अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होगा, लोग अच्छे माहौल में काम करें। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए उस समय पे जो भी सहायता चाहिए उनको, जैसे बच्चों की देखभाल और खुद की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था करेगा राज्य। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी, मतलब वर्क की कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई, महिलाओं को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब उनको हेल्प हो गई, तो क्या होगा? तो महिलाएं रानी की तरह रह पाएंगी, क्योंकि रानी की तरह रहने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, जो कि राज्य ने इस आर्टिकल में बोला है, तभी रानी की तरह रह पाएंगी, वरना तो सिर्फ बातें हैं। तो जब भी काम की अच्छी कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता की बात आएगी तो हम इसको रानी से याद रखेंगे कि अब महिलाएं रानी की तरह रह सकती हैं। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है सिर्फ खाना खाने लायक नहीं, बल्कि एक अच्छे तरीके से जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है उतना। तो अगर सारे काम करने वालों के लिए पर्याप्त निर्वाह मजदूरी मिलने लगेगी तो क्या होगा? तो लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा, क्योंकि जीवन स्तर सुधारने के लिए जो पैसा चाहिए वो निर्वाह मजदूरी के माध्यम से मिल जाएगा। तो सबका जीवन स्तर सुधरेगा तो क्या होगा? तो राम राज्य आ जाएगा। तो जब भी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मिलने लगेगी तो राम राज्य आ जाएगा। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देखो, हमारे देश में बहुत सी विविधताएं हैं, कई प्रकार के रीति रिवाज हैं लोगों के अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो सबके लिए एक समान सिविल संहिता अगर लागू हो जाएगी तो सब व्यक्ति एक तरह के रूल फॉलो करेंगे, एक तरह का कोड उन पे लागू होगा, जो कि बहुत मुश्किल है हमारे देश में, क्योंकि लोगों के अलग अलग रीति रिवाज हैं और कोई भी एक जैसी नियम पालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होने के रेयर चांसेस हैं। इसीलिए अभी तक भारत में सिर्फ उत्तराखंड में ये लागू है और इससे मिलता जुलता कुछ गोवा में है। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात आएगी तो हम इसको याद रखेंगे रेयर से, क्योंकि रेयर चांस है इसके लागू होने के। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। मतलब राज्य छोटे बच्चे हैं जो 6 साल से, उनकी एक तो देखरेख, उनके खाने पीने पोषण की व्यवस्थाएं देखेगा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इसको लागू करने के लिए कई नियम बन चुके हैं, कई योजनाएं आ चुकी हैं, जैसे आंगनवाड़ी योजना है,
नई जो शिक्षा नीति है उसमें भी इससे रिलेटेड कई रूल बने हैं। तो इसको लागू करने के लिए कई रूल बन चुके हैं। जब भी 6 वर्ष से छोटे बच्चों की शिक्षा और उनके खान-पान, देख-रेख की व्यवस्था की बात आएगी, तो इससे रिलेटेड रूल बन चुके हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं, उनका ही ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो क्या भविष्य बनेगा देश का? इसलिए ये रूल बन चुका है। ठीक है? आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। यानी ये लोग कमज़ोर हैं, उनकी हित की बात करोगे आप, उनकी शिक्षा की, आर्थिक समस्याओं की बात करोगे, उनको सॉल्व करोगे, तो क्या होगा? तो ये लोग खुश होके आपको दुआएँ देंगे और वोट भी देंगे। और इनकी संख्या काफ़ी है, तो इनके वोट से आप राजा बन सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र में राजा वही है जिसके पास वोट है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के हितों की बात करता है, तो वो राजा बन जाता है और राजा का काम भी यही है, कमज़ोर लोगों के काम आना। तो जब भी कमज़ोर और दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हित की बात आएगी, तो हम इसको राजा से याद रखेंगे। जो इनके हित की बात करेगा वो राजा बन जाएगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। देखो, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर जीवन स्तर अच्छा होगा तभी पोषाहार स्तर अच्छा हो सकता है और स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर पोषाहार स्तर अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो रूखी सूखी खाना बंद करना पड़ेगा और अच्छा भोजन लाना पड़ेगा। तो जब भी पोषण स्तर की, स्वास्थ्य की बात होगी, जीवन स्तर की बात होगी, तो हम इसको याद रखेंगे, रूखी सूखी खाना बंद। क्योंकि सुधार तभी होगा इन चीज़ों में जब रूखी सूखी खाना बंद कर देंगे लोग। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कोई भी कृषि, कोई भी पेड़ पौधे तभी संभव हैं जब उनको सूर्य का प्रकाश मिले, क्योंकि वहीं से ये लोग भोजन बनाते हैं और उसी पेड़ पौधों को खा के पशुओं का पालन संभव है। तो यानी सूर्य प्रकाश के बिना ना तो कृषि हो सकती है, ना पशुपालन हो सकता है। सूर्य का एक नाम रवि भी है, तो हम इसको रवि से याद रखेंगे कि रवि के बिना ना कृषि हो सकती है, ना पशुपालन हो सकता है। दूसरा, अगर आपका कोई मित्र है रवि नाम का, मेरा तो है, तो आप उससे बोलना कि वो खेती करे। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी धरोहर है, इसका रूप सुरक्षित बना रहे, इसलिए हमको इसका संरक्षण करना है, ताकि हमको पता चले कि हमारी क्या विरासत रही है और आने वाली जनरेशन समझ सकें। इसीलिए इनका रूप बचा कर रखने के लिए, इनका रूप सुरक्षित बना रहे, इसलिए इनका संरक्षण करना है हमको। तो जब भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात आएगी, तो इनका रूप सुरक्षित बना के रखना है हमको। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखो, कार्यपालिका का क्या काम होता है कि देश में जो लॉज हैं वो एग्जीक्यूट हों अच्छे तरीके से, वो लागू हों। न्यायपालिका क्या करती है कि जो लॉज हैं उन पे फैसला देती है, उन पे निर्णय देती है। यानी कि लॉज के बेस पे इन दोनों में डिवीजन है, एक लॉज को लागू करवाता है, दूसरा इन पे फैसला देता है। इसीलिए हम कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण समझेंगे वो लॉज के बेस पे होगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। शांति और सुरक्षा ये बहुत मुश्किल काम है। एक छोटे से एरिया में भी इसको बना के रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है, तो ये बहुत लोड का काम है। इसीलिए कितनी सारी एजेंसियां काम कर रही हैं इसको लेके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई हैं, यूएनओ बना के रखा है, तो ये बहुत लोड का काम है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा लोड का काम है। इसी आर्टिकल 51 के साथ हमारा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गया। आप ये जरूर बताइए कि ये कोड आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो इनमें से सबसे अच्छा कोड आपको क्या लगा, आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।